आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस जिस मेथड डिजास्टर मैनेजमेंट के पीवाईक्यूज की इलेक्शन मेथड है। कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बर्बरता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारी क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। तो यूपीएससी मेंस 2016 के क्वेश्चन है और 200 शब्दों में लिखना है। तो आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण के महत्व पर जोर देने से वर्ष 2030 तक भारत की शहरी जनसंख्या 40.76% तक पहुंचने का अनुमान है। अपर्याप्त शहरी नियोजन जलवायु परिवर्तन शहरी क्षेत्रों में बाढ़ में योगदान करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हैदराबाद 2020 और चेन्नई 2015, बेंगलुरु के एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। और शहरी बाढ़ के कारण में देखेंगे लोग तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक है अप्रत्यक्ष कारण सड़क पर वहाँ पार्क अनुचित निकासी तंत्र और अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन और लोगों की अभिवृद्धि। और प्रत्यक्ष कारण में देखेंगे लोग तो जलवायु परिवर्तन में भारी वर्षा। और शहरीकरण में देखेंगे तो बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण। तीव्र शहरीकरण देखेंगे तो अनियोजित शहरी विकास और अपर्याप्त जल निकासी ढांचे सतही अफवाह में वृद्धि में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई, ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं लोग। शहरी बाढ़ के कारण तो तीव्र शहरीकरण और जल निकायों का अतिक्रमण और खराब जल निकासी प्रणाली और वनोन्मूलन और जलवायु परिवर्तन। और दूसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, तो वर्षा के बदलते प्रतिरूप और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम स्थिति के मौसम की घटनाओं से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र। और तीसरा है वनोन्मूलन, तो प्राकृतिक वनस्पति की हानि और बढ़ी हुई अवैध शत्रुओं से अंतर्वेशन में बाधा आती है। और चौथा पॉइंट है खराब जल निकासी प्रणाली, तो अपर्याप्त रख रखाव रुकावटें और जल निकासी नेटवर्क की अपर्याप्त क्षमता जल प्रवाह को बाधित करती है। पांचवा पॉइंट जल निकायों का अतिक्रमण, तो जल निकायों पर निर्माण से उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है जिससे भारी वर्षा के दौरान जल शहरी क्षेत्रों में विस्थापित हो जाता है। और तैयारी तत्परता की क्रियाविधि, तो शहरी नियोजन और जोनिंग। दूसरा पॉइंट है बेहतर जल निकासी और संरचना। और तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। और चौथा पॉइंट बाढ़ मानचित्रण और जोखिम मूल्यांकन। और छठा पॉइंट है सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता। और छठा पॉइंट आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना और सुदृढ़ तैयारी की क्रियाविधियों को लागू करने से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ और ऐसी घटनाओं से जुड़े जोखिम को काफ़ी कम किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों के बाढ़ के प्रभाव को कम करने और सुदृढ़ शहरी जनसंख्या की सुरक्षा के लिए शहरी नियोजन, बेहतर जल निकासी बुनियादी ढांचे, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना पर केंद्रित प्रयास महत्वपूर्ण है। तो ये कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। तो 200 वर्ड्स में लिखना है। तो उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड में बादल फटने की कई घटनाएं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। इन प्राकृतिक आपदाओं के संघात को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। उत्तराखंड के बादल फटने के संघात को कम करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA दिशा निर्देश आधारित उपाय। तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो बादल फटने के संघात को कम करने में महत्वपूर्ण कदमों में से एक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना है। दूसरा पॉइंट है बुनियादी ढांचे का विकास, तो बादल फटने के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। और तीसरा पॉइंट भूमि उपयोग योजना, तो बादल फटने के संघात को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय उचित भूमि उपयोग योजना रणनीतियों का कार्यान्वयन है। नेक्स्ट पॉइंट वनीकरण और मृदा क्षरण, तो वनों का पुनरुद्धार और संरक्षण बादल फटने के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तो बादल फटने की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है। सार्वजनिक जागरूकता का और शिक्षा, तो बादल फटने और उनके संभावित खतरों के बारे में जनता की भी जागरूकता पैदा करना आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट समन्वय और सहयोग, तो सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग बादल फटने के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग। अतः उत्तराखंड अपनी प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत कर सकता है और बादल फटने की घटनाओं को संघात को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, फिर भी इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी तत्परता में महत्वपूर्ण कमियां हैं। विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो 2015 के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा लोग। 2 अभिसारी विवर्तनिक प्लेटों की सीमा पर भारत की अवस्थिति इसे भूकंप के लिए हॉटस्पॉट बनाता है। देश का 60% से अधिक क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। अत्यधिक खतरे के बावजूद भारत में शमन उपाय अपर्याप्त है। और भूकंप की आवृत्ति में वृद्धि के कारण, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप की बढ़ती आवृत्ति के लिए विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और प्राथमिक कारण में देखेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स और सबडक्शन और अंतःक्षेपण
अंतरक्षेपण जोन है जो क्षेत्र भूकंपीय गतिविधि का कारण बनते हैं, और खनन और बांध निर्माण जैसी मानवजनित गतिविधियां भूकंप के कारण बनती हैं। और क्षेत्र में हाल के बड़े भूकंप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ने हाल के वर्षों में कई बड़े भूकंप देखे हैं, जिनमें वर्ष 2015 में नेपाल भूकंप, वर्ष 2001 में भुज भूकंप और वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप और सुनामी शामिल है। और इन भूकंपों से खासकर भारत के तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुए और जान माल की हानि हुई है। और भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की तैयारी तत्परता में कमियां। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए देश की क्षमता में कई कमियां हैं, जिनमें बिल्डिंग कोड और भूकंप रोधी संरचनाओं की कमी भी शामिल है। और भूकंप प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए एक समर्पित एजेंसी की अनुपस्थिति, भूकंप की तैयारियों पर सीमित सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा, और भूकंप शमन और प्रतिक्रिया के लिए अपर्याप्त संसाधन और धन। और ये भूकंप के एग्जाम्पल है, तो मैप के द्वारा आप लोग ऐसे बना सकते हैं लोग। तो भूकंप के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारी की क्रियाविधि। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए भारत बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड का विकास और मौजूदा संरचनाओं का पुनः संयोजन शामिल है। भूकंप प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए एक समर्पित एजेंसी की स्थापना, नियमित भूकंप अभ्यास और जागरूकता अभियान चलाना, और भूकंप के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना। और भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप, लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप की बढ़ती अभिवृत्ति भारत के लिए भूकंप की तैयारी और शमन प्रयासों को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर और भूकंप की तैयारी तत्परता में निवेश करके भारत लोगों की जान बचा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 के सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कलिक अवधि, धीमी शुरुआत और सुवेद वर्गों पर दूरगामी प्रभाव की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सितंबर 2010 दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो एवं ला नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी की क्रियाविधियों पर चर्चा कीजिए। तो व्यापक स्थानिक कवरेज, लंबी अवधि, धीमी शुरुआत और सुवेद जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव की विशेषता वाले सूखे को एक आपदा के रूप में मान्यता मिल गई है। भारत में एल नीनो और ला नीना घटनाओं के उत्पन्न होने वाले संभावित परिणामों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी क्रियाविधि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा प्रदान किए गए सितंबर 2010 के दिशा निर्देशों पर केंद्रित है। एल नीनो और ला नीना, तो एक एल नीनो और ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के अनियमित वार्मिंग, एल नीनो या शीतलन या ला नीना के कारण होने वाली जलवायु संबंधी घटनाएं हैं। ये घटनाएं वर्षा वितरण और तापमान भिन्नता सहित वैश्विक मौसम प्रतिरूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। और तैयारी के महत्व में देखेंगे लोग, तो अपनी कृषि और आर्थिक गतिविधियों के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भरता को देखते हुए एल नीनो और ला नीना के प्रतिकूल प्रभाव खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और सामाजिक आर्थिक स्थिरता पर गंभीर परिणाम डाल सकते हैं। सितंबर 2010 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम दिशा निर्देश, तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने से एल नीनो और ला नीना घटनाओं का समय पर पता लगाने और निगरानी में मदद मिलती है। जोखिम मूल्यांकन और सुभेद्यता मानचित्रण, विस्तृत जोखिम मूल्यांकन और सुभेद मानचित्रण करने से एल नीनो और ला नीना प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। और संस्थागत समन्वय, तो सरकारी विभागों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। और सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी, तो एल नीनो और ला नीना के संभावित प्रभाव के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना तैयारी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। और आकस्मिक योजना और क्षमता निर्माण, तो राज्य और स्थानीय स्तर पर आकस्मिक योजना विकसित करने में एल नीनो या ला नीना घटनाओं के दौरान की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करने से एल नीनो या ला नीना घटनाओं के दौरान की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग, निष्कर्ष, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सितंबर 2010 के दिशा निर्देश भारत में एल नीनो और ला नीना घटनाओं से संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करते हैं। और 2013 के क्वेश्चन है, आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए सुवेद्यता व जोखिम मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है? प्रशासक के रूप में आप आपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे? तो आपदा पूर्व प्रबंधन में सुवेद्यता व जोखिम मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आपदाओं के संभावित प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। समुदायों के बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र की सुविधाओं का मूल्यांकन करके और संबंधित जोखिमों का आकलन करके आपदा पूर्व प्रबंधन में सुवेद और
सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन का महत्व है। तो पहला पॉइंट है तैयारी को उन्नत करना। तो सुभेद और जोखिम मूल्यांकन प्रशासकों को सूचित करते हैं, तैयारी में सहायता करते हैं। दूसरा पॉइंट है संसाधन आवंटन। तो सुभेद और जोखिम मूल्यांकन संसाधन आवंटन को अनुकूलित करते हैं। ये प्रशासकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सुविधाओं और जोखिमों के आधार पर संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने। और तीसरा पॉइंट सामुदायिक जुड़ाव। तो सुभेद और जोखिम मूल्यांकन में सामुदायिक जुड़ाव शामिल है। प्रशासकों को सामुदायिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के संगठनों सहित स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। तो सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन कुशल प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। और पांचवा पॉइंट है बुनियादी ढांचा और जीवन रेखा प्रणाली। तो सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन प्रशासकों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने में सहायता करते हैं। और ये निष्कर्ष से सुभेद और जोखिम मूल्यांकन एक मजबूत आपदा प्रणाली की नींव बनाते हैं। प्रशासक के रूप में ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रूप सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन करना, अंतर एजेंसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।